बहुत टाइम बाद आज फाइनली मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ और इसमें हम लोग ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स कवर कर सकें। स्टार्ट प्लान किंगडम से करेंगे एंड आई विल ट्राई कि मैं 3 वीडियोस में इस चैप्टर को ख़त्म कर सकूँ, पढ़ा सकूँ। डिफेंस एस्पायरेंट्स के लिए बेस्ड होगी ये। बेसिकली एसएससी और दूसरे एग्ज़ाम्स को टारगेट करने वाले लोग भी इसको रेफ़र कर सकते हैं। मे बी इट इज़ योर क्लास 11th एग्जामिनेशन, आप कॉन्सेप्ट सीखने के लिए इसको रेफ़र कर सकते हो। और आई वुड लाइक जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम एस्पायरेंट्स हैं देम टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स कि कौन किसकी तैयारी कर रहा है, सो दैट मैं एक क्यूरेटेड कंटेंट सबके लिए बना सकूँ। उसके लिए मैं कह रही हूँ। तो प्लान किंगडम से हम स्टार्ट करेंगे। हमने लास्ट टाइम एनिमल किंगडम पूरा का पूरा एनसीईआरटी से कवर किया था। मेरे को कमेंट में जानने में खुशी होगी कि आप लोगों को किस टाइप का कंटेंट अच्छा लगता है। पीपीटी बेस्ड इस तरीके से करवाना ज़्यादा सही है, या फिर बेसिकली इफ़ यू वांट तो हम एनसीईआरटी सीरीज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। हालांकि ये वाला जो पार्ट पूरा रहेगा वो एनसीईआरटी बेस्ड ही रहेगा, थोड़ा कंटेम्प्रेरी रहेगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी टोटली आउट ऑफ सम बुक्स। थोड़ी सी चीज़ हो सकता है एक्स्ट्रा लगे, थोड़ी सी चीज़ हो सकता है कंसाइज लगे, ठीक है। पहले हम बात करेंगे प्लान किंगडम की। अगर हमने पिछले कुछ चैप्टर्स पढ़े हों एनसीईआरटी से, इनफैक्ट इफ़ यू हैव नॉलेज, तो बहुत लोग मेरे साथ एग्री करेंगे अगर मैं कहूँ कि हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों है, कैटेगराइज करने के लिए। जब भी हम किसी स्पीशीज़ की बात करते हैं तो हम उसको कैटेगराइज और रिलेट करके पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। किस तरीके से अगर एक स्किल, मतलब एक थिंकिंग स्किल डेवलप करने के लिए हम बात कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे किसी पर्टिकुलर प्लांट या किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ की बात करनी है, फॉर एग्जांपल रोज़, तो मुझे ये जानना भी अच्छा लगेगा कि रोज़ की जैसी और कौन सी स्पीशीज़ होती हैं और कौन से प्लांट्स होते हैं। या फिर मेरे को ये पता होगा कि अगर रोज़ ऐसा है तो दूसरा प्लांट जो कि सेम उसके जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है, सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें उसके साथ भी होंगी। इसीलिए क्लासिफिकेशन ज़रूरी होता है ताकि हम ऑर्गेनिजम्स के बारे में, लिविंग स्पीशीज़ के बारे में एक ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ सकें। ये तो हो गई एक सिंपल थिंकिंग स्किल बनाने की बात है, एक सिंपल प्रीटेक्स्ट किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले कि हमें इस चैप्टर से सीखना क्या है, वो चीज़ हो गई। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या करेंगे, टेबल ऑफ कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं हमारे पास टारगेट्स क्या क्या है इस चैप्टर के रिगार्डिंग। सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे, किस बेसिस के ऊपर प्लांट्स क्लासीफाई होते हैं। थैलोफाइटा की हम बात करेंगे, ब्रायोफाइट्स की हम बात करेंगे, टेरिडोफाइट्स की बात करेंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इन तीनों में से नेमिंग के मिलेंगे, एग्जाम्पल्स के ऊपर मिलेंगे, है ना, कि एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स के क्वेश्चन आएंगे, वो कैरेक्टरिस्टिक बताएगा, क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा और आपको बताना होगा कि ऑर्गेनिज्म किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इनके एग्जाम्पल्स जानना बहुत ज़रूरी है। फ़िलहाल इस वीडियो में हम लोग टारगेट करते हैं कि प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें और थैलोफाइट्स को कम्प्लीटली कवर करें, थैलोफाइट्स के बारे में पूरा देख लें, ठीक है। नाइस। तो थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी रहेगा, एसिड की मेरी मेहनत पेन के साथ ज़्यादा लगेगी। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स को हम ना बेसिकली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सीड कवर एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हम प्लांट्स को डिवाइड कर सकते हैं 2 कैटेगरीज में, ठीक है। ये 2 कैटेगरीज क्या क्या होती हैं। पहला है आपका क्रिप्टोगैम्स, इसको थोड़ा सा तरीके से लिखते हैं। पहली कैटेगरी है आपकी क्रिप्टोगैम्स और दूसरी कैटेगरी है फेनेरोगैम्स। बायोलॉजी पढ़ते हुए हम लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए, जब भी हम बायोलॉजी की बात करते हैं तो वी शुड कीप दिस इन माइंड कि हमें ना टर्म्स को ब्रेक करके देखना है, टर्म की स्प्लिटिंग करनी है in their most meaningful part. So if I talk about cryptogamy, basically what I would say,
क्रिप्टो प्लस गैमी। इन ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेजेस हम यूजुअली देखेंगे कि बायोलॉजी इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन ग्रीक और लैटिन, मैक्सिमम टर्म्स ऑफ इट। तो अगर हम बात करते हैं क्रिप्टोगैमी की, यहाँ पे क्या है, क्रिप्ट का मतलब हमने एक वर्ड सुना होगा एनक्रिप्टेड, है ना। एनक्रिप्टेड का मतलब क्या होता है, समथिंग टू हाइड, किसी चीज़ को छुपाना। या क्रिप्ट का मतलब होता है जिसका कोई कोड हो, हिडन हो, हम ऐसा रिलेट कर सकते हैं ना। तो क्रिप्टोगैमी में अपन बात करते हैं तो इट इज़ अबाउट हिडन एंड गैमी इज अबाउट मैरिजेस। फॉर एग्जाम्पल हमने और सब्जेक्ट्स में देखा होगा कि हम पॉलीगैमी की बात करते हैं। पॉलीगैमी का मतलब होता है मल्टीपल मैरिजेस, राइट। तो गैमी इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू मैरिजेस इन सम सेंस। हेयर वाइल टॉकिंग अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स में तो क्या ही शादी होती होंगी, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन मेथड्स ऑफ प्लांट्स, कि प्लांट्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। और क्रिप्टोगैमी से हमारा मतलब है कि क्रिप्टोगैम्स नाम के जो प्लांट्स होते हैं they produce hidden seeds, or we can say that these plants reproduce in a hidden manner, or it is like, अब एक बात समझने की कोशिश करते हैं कि जब हमारे एंसेस्टर्स ने ये टर्म डिफाइन की होगी तो उनके दिमाग में क्या आया होगा। ठीक है, जब हमारे एंसेस्टर्स ने बात की होगी क्रिप्टोगैमी की, तो व्हाट वुड दे हैव थॉट कि रिप्रोडक्शन किसी हिडन मैनर में कैसे हो सकती है। उस टाइम में हमारे पास बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप्स वगैरह, बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं थे कि हमें पता लगा सके कि ये सेलुलर लेवल के ऊपर रिप्रोड्यूस करते हैं या फिर इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो गैमीट्स के ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। इतनी डिटेल्स में जानने के लिए तब हमारे पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे। तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे प्लांट्स स्पीशीज़ होती हैं या कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दिखते तो प्लांट्स जैसे हैं, बट वो बेसिकली कोई भी सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, कोई फ्रूट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये प्लांट्स मल्टीप्लाई तो कर रहे हैं, बट इनका मल्टीप्लिकेशन हो कैसे रहा है, रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। तो दे जस्ट नेम्ड इट क्रिप्टोगैम्स या क्रिप्टोगैमी, जिसमें उनको नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़ हिडन है ना। अब अपन देखते हैं कि क्रिप्टोगैम्स में हमारे पास प्लांट्स कौन कौन से आते हैं। ठीक है, क्रिप्टोगैम्स में बेसिकली हमारे पास क्या क्या है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीन चीज़ें हम क्रिप्टोगैम्स के अंदर देखेंगे। क्रिप्टोगैम्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं thallophytes, then we have bryophytes, and then pteridophytes. ओके, तो थैलोफाइट्स के बारे में अगर बात करें, थैलोफाइट्स का एक दूसरा नेम भी होता है, ये अपन आगे वैसे देखेंगे अभी। ठीक है, एक बहुत बेसिक एग्जांपल के हिसाब से हम लोग इस चीज़ को समझ लेते हैं। थैलोफाइट्स के बारे में हम बात करेंगे एल्गी के बारे में। ठीक है, एल्गी क्या होती है, हिंदी में हम इसको काय भी बोलते हैं। इसमें हम देखेंगे मॉसेस के बारे में। ठीक है, मॉस क्या होती हैं, अलग अलग टाइप की मॉस देखेंगे एंड और भी चीज़ें देखेंगे। मॉस होंगे, लिवर बर्ड्स होंगे। ठीक है, इनके एग्जांपल्स हम देखेंगे। टेरिडोफाइट्स में बात करेंगे हम लोग फर्न्स की एंड हॉर्सटेल्स की। मॉसेस, लिवरवर्ट्स, फर्न्स एंड हॉर्सटेल्स, ये सारी चीज़ें अपन थैलोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में देखेंगे। एल्गी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, फेनेरोगैम्स के ऊपर आते हैं। फेनेरोगैमी का मतलब क्या है, जैसे अपन ने अब गैमी के बारे में तो समझ लिया कि गैमी का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू मैरिज। अब फेनेरोगैम्स आर टोटली ऑपोजिट ऑफ क्रिप्टोगैम्स व्हेन इट कम्स टू रिप्रोडक्शन। ओके, फेनेरोगैम्स की बात करेंगे अगर अपन, तो फेनेरो इज फॉर विजिबल। ठीक है, and gammy is again for marriage, that we have already seen and talked about. Now when it comes to classification, हम लोग फेनेरोगैम्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे।
First is your gymnosperms. Second is angiosperms. Right. इसमें भी देयर इज समथिंग दैट वी नीड टू सी एंड अंडरस्टैंड ओवर हियर कि ये वाला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है ना, ये एक और चीज़ को सेटिस्फाई करता है. दैट इज, लेट मी चूज अनदर कलर, मे बी पर्पल. यस. तो ये वाला जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, हम इसमें देख सकते हैं कि अपने ये तीन जो कैटेगरीज हैं, नॉट द जिम्नोस्पर्म्स बट हमारे ये जो तीन कैटेगरीज हैं, दीज आर avascular while these two are vascular. Vascular का मतलब क्या होता है, आप मेरे को बता सकते हो? चलो एक बार सोचो टाइम लेके, मे बी वीडियो को पॉज करके सोचो, नहीं तो फिर मैं बता देती हूँ. वेस्क्यूलर का मतलब क्या होता है, फिर टाइटोफाइट्स के बारे में एक और चीज़ बताऊंगी. ठीक है. वेस्क्यूलर वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास अपना वेस्क्यूलर बंडल, वेस्क्यूलर बंडल मतलब हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. याद है अगर पढ़ा हो तो? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का मतलब हो गया जाइलम एंड फ्लोएम. ये जाइलम एंड फ्लोएम का मतलब एक सिस्टम जिसके पास प्रेजेंट होता है, जिन प्लांट्स के पास प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं वेस्क्यूलर प्लांट्स, जिनके पास वेस्क्यूलर सिस्टम है. जाइलम है, फ्लोएम है. जाइलम और फ्लोएम का काम क्या होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना. ठीक है. और वो प्लांट्स जिनके पास ये सिस्टम नहीं होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम जिनके पास नहीं होता, उनको हम सिंपली ये वेस्क्यूलर कहते हैं. टेरिडोफाइट्स के बारे में मैंने कहा था कि एक अलग चीज़ बताऊंगी, तो हम ये देखते हैं कि ये एक ब्रिज का काम करते हैं. टेरिडोफाइट्स के पास एक प्रिमिटिव वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है. प्रिमिटिव वेस्कुलर सिस्टम से मेरा क्या मतलब है? एक ऐसा वेस्कुलर सिस्टम जिसको अपन प्रॉपर तरीके से ये नहीं कह सकते कि इसमें प्रॉपर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है, बट एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम इसका एक प्रिमिटिव फॉर्म या फिर इसका एक नॉट सो वेल डेवलप्ड फॉर्म देख सकते हैं. जो हमारे फर्न्स होते हैं या फिर जो हमारे हॉर्सटेल्स होते हैं, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके पास वाटर ट्रांसपोर्ट या फूड ट्रांसपोर्ट के लिए एक सिस्टम होता है. मैंने अपने पुराने क्वेश्चन का आंसर यहीं पे दे दिया. ठीक है. तो हमारे जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, फर्न्स होते हैं, हॉर्सटेल्स होते हैं, इनके पास एक प्रॉपर सिस्टम नहीं होता इस चीज़ के लिए, लेकिन एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है. ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि हिंट देता है कि आगे आने वाले प्लांट्स में आपके पास वेस्कुलर सिस्टम होएगा. तो ये चीज़ अपन ने देख ली कि क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, क्या क्लासिफिकेशन है, क्या बेसिस है क्लासिफिकेशन का, और इसके थोड़े से हमने एक्स्ट्रा नॉलेज पे इसमें देखी है ना. एंजियोस्पर्म्स के बारे में एक और बात मेरे को बतानी है कि एंजियोस्पर्म्स को हम लोग दो पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट इज योर डाइकॉट्स, सेकेंड इज मोनोकॉट्स. डाइकॉट्स के बारे में बात करते हैं. तो अबाउट डाइकॉट्स इफ आई टेल यू, डाइकोटिलिडन, कोटिलिडन क्या होते हैं, हम लोग कभी एक क्लास में देखेंगे कि सीड का जो पार्ट होता है, हम लोग सीड्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना. तो सीड्स में जैसे कि आपका बंगाल ग्राम का सीड है, ग्राम सीड, इसमें जब हम लोग इसको स्प्लिट करते हैं या कोई भी आपका पल्सेस होती हैं, दाल वगैरह होती हैं, तो उनके सीड्स को जब आप स्प्लिट करते हो उसमें हमें दो कोटिलिडन देखने को मिलते हैं जो कि आगे जाके अपना प्लांट फॉर्म करते हैं ना. दो कोटिलिडन्स होंगे, ये स्प्लिट होंगे, फिर इसमें से आपके फर्स्ट लीफ निकलेगी इस तरीके से. और फर्स्ट लीफ अगर आपके दो पार्ट में निकलती है तो यू कैन टेल दैट इट इज़ अ डाइकोट प्लांट. इसी तरीके से मोनोकॉट्स क्या होता है, मोनोकॉट्स में आपका सिंगल लेयर होता है या सिंगल लीफ स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि आपका मेज का सीड हो गया. ओके, दिस माइट नॉट बी विजिबल, कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, मे बी दिस वुड डू. ठीक है, हाँ, दिस इज क्वाइट विजिबल. तो जैसे आपका मेज का सीड हो गया, मेज का सीड जब ग्रो करता है तो जो प्लांट होता है ना, it has only a single this kind of structure, this kind of leaf, and then it grows like this. So this kind of structure when we see it,
इट इज़ अ मोनोकोटिलिडनस प्लांट, जहाँ पे हमारे पास एक ही कोटिलिडन होता है, और ऐसे हमारे पास मैक्सिमम प्लांट्स जो होते हैं डाइकोटिलिडनस होते हैं। डाइकोट्स और मोनोकोट्स के बारे में अपन और किसी वीडियो में जानेंगे जब अपन प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी वगैरह की बात करेंगे, एंड दैट माइट नॉट बी फॉर डिफेंस एस्पायरेंट्स और SSC एस्पायरेंट्स, इट वुड बी अ completely different series. Maybe I would make it for NEET students, right? Tell me in the comment box if you want a CBSE class 12, 11 and 12th and a NEET series. We'll work on that. अब बात करते हैं हम थैलोफाइट्स की एल्गी के बारे में फाइनली बात करते हैं, जो कि हमारा आज का मेन टारगेट है। ठीक है, थैलोफाइट्स क्या होते हैं, थैलोफाइट के बारे में बात करेंगे। ओके, अब हमने बात की थी पहले कि जो थैलोफाइट्स होते हैं एल्गी होते हैं। काय तो अपन ने सबने देखी ही होगी, है ना, पानी के अंदर हम लोग बात करते हैं, पानी के ऊपर दिख जाती है। तो PYQ एक ये कहता है, एक PYQ जो मेरे को याद आ गया, अभी भी स्ट्राइक किया, कि हमने देखा है इट वॉज अबाउट दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटली वाटर डिपेंडेंट या फिर टोटली प्रीडोमिनेटेड बाय वाटर बेस्ड लाइफ साइकिल। तो ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं जो कि वाटर डिपेंडेंट होते हैं। नाउ इफ आई टॉक अबाउट थैलोफाइट्स, या फिर अगर मैं बात करूं एल्गी की, इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ एल्गी जो होती है प्रीडोमिनेटली वाटर के ऊपर डिपेंडेंट होती है फॉर ऑल इट्स लाइफ फंक्शन, जैसे कि आपका रिप्रोडक्शन, जैसे आपका आई वुड से कि जो एल्गी होती है उसके पास फ्रूट्स नहीं होती हैं, तो अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए पानी की ज़रूरत जो है ये डायरेक्ट बॉडी से अपना सेल्यूलर एब्जॉर्प्शन करती है। एंड मिनरल्स। और इसके अलावा अगर मेरे को बात करनी है एल्गी के बारे में, तो हम देखेंगे कि एल्गी में मुझे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से लेके ह्यूज प्लांट्स विच में गो अप टू 100 meters, इतने बड़ी एल्गी भी मेरे को देखने को मिलता है, और मेरे को सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी देखने को मिलता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का मेरे पास एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास सिंगल सेल एल्गी है। अब अपन यहाँ पे देखेंगे एक बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसके पास एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। सेल्स के ऊपर भी अपन अलग एक सीरीज करेंगे, बट आई वांट टू नो योर ओपिनियन कि हम किस तरीके से इसको प्रोसीड करें, है ना। एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर हमको यहाँ पे देखने को मिलता है क्लेमाइडोमोनास में। और वॉल्वॉक्स जो होते हैं, दीज आर बेसिकली सिंगल सेल एल्गी, बट ये कॉलोनीज में रहना प्रेफर करते हैं। तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है NDA में, या फिर मे नॉट बी अ PYQ, मैंने देखा नहीं, मैं कंफर्म नहीं बता सकती कि ये एक PYQ है या नहीं, बट ये इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड है, तो आई वुड से ये MSQ है। ठीक है, तो इट कैन बी आस्क्ड इन फ्यूचर मे बी। वॉल्वॉक्स क्या है, सिंगल सेल एल्गी है, बट इट लिव्स इन कॉलोनीज। ओके, दिस इज इट। फ्यूकस जो होता है, फ्यूकस इज एन एल्गी जो कि हमें काफ़ी मतलब ब्रांच तरीके से मिलता है। इट इज़ टोटली मरीन। अगर हम मरीन की बात करते हैं, हाँ, दिस इज व्हाट आई हैव सीन। बहुत लोगों को ना एक्वस और मरीन क्या होता है इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो ये कन्फ्यूजन एक बार दूर कर लेते हैं अपन। ठीक है, एक्वस की अगर अपन बात करेंगे ना, तो एक्वस का मतलब होता है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स को अपन एक्वस ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और अगर हम बात करें मरीन की, तो मरीन्स आर बेसिकली सी वाटर या ओशनिक। तो ओशन में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को अपन मरीन कहते हैं, और आपके नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम एक्वस बोल सकते हैं। दिस इज़ अबाउट बेसिकली हमारे एक्वस और मरीन का डिफ्रेंशिएशन, जो कि मैंने नोटिस किया कि बहुत लोगों को नहीं पता होता है। ओके, सो वन बेसिक इज दिस। अब अपन आगे बात कर सकते हैं थैलोफाइट्स के दूसरे एग्जांपल्स के बारे में। हमें एग्जांपल्स के बारे में ज़्यादा देखना पड़ेगा, और उसके बाद अपन देख सकते हैं कि थैलोफाइट्स का या एल्गी का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, जिससे बेसिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके,
अगर अपन और बात करें तो एल्गी जो होती है इट कुड बी अ फिलामेंटस स्ट्रक्चर इस वजह, जैसे मैंने अभी बताया कि ये मल्टी सेलुलर स्टेज से लेके आपका यूनिसेलुलर एल्गी भी होती हैं और फिलामेंटस एल्गी भी होती है जो कि फिलामेंट्स में रहते हैं। उसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है नॉस्टॉक। ठीक है, मैं जिन जिन एल्गी का नाम बता रही हूँ तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स में आए हैं और इनकी यूसेज भी हम थोड़ी बहुत देखेंगे। ठीक है, एल्गी के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। अगर मैं बात करूँ तो अपने 3 एग्जाम्पल्स ऑलरेडी देख लिए, वो तो याद होने ही चाहिए। उसके अलावा मेरे पास है पोरफायरा। पोरफायरा ये एग्जाम्पल याद होना चाहिए हमें। फिर है हमारे पास अल्वा, देन वी हैव सरगाज़म, सरकाज़म नहीं सरगैज़म, ये है गाइस, उल्टे सीधे नाम मत समझना इसके। ओके, देन वी हैव लेमिनेरिया, and we have Eleutheryx. Eleutheryx के बाद क्या है? नॉस्टॉक हो गया, पोरफायरा हो गया, उल्वा हो गया, सरगाज़म और लेमिनेरिया। जो मैं मार्क कर रही हूँ अभी, all of these are commonly used in food items. So these are algae जिसको फूड आइटम्स में यूज़ किया जाता है। ठीक है, एंड कुछ हैं जैसे कि आपका लेमिनेरिया हो गया, ये आयोडीन के प्रोडक्शन में यूज़ होती है। आयोडीन के प्रोडक्शन में यूज़ होती है फ्यूकस, जिसकी अपन ने पिछली स्लाइड में बात की थी, है ना। सो इवन दिस इज यूज्ड इन आयोडीन की प्रोडक्शन में। एलन गुड। और इसके बाद हमें मेन्योर, हाँ बहुत सारे एल्गी होते हैं जो प्लांट एंथुजियास्ट होंगे मेरी तरह, जिनको गार्डनिंग का शौक होगा उनको पता होगा कि एल्गल मेन्योर की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, एज मेन्योर वी यूज केल्प। केल्प सी एल्गी होती है बेसिकली, और इसके बहुत सारे अलग अलग फ़ायदे होते हैं। बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में और हेयर ग्रोथ प्रोडक्ट्स में भी केल्प का यूज़ होता है। एंड अगेन वी हैव नॉस्टॉक एंड वी हैव एनाबेना। तो ये एग्जांपल्स हमें याद करने ही पड़ेंगे, मतलब इससे बचने का और कोई तरीका है नहीं। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एग्जांपल्स तो हमें याद होने चाहिए। एक बार फिर से एग्जांपल्स को लिखते हैं, मेरे साथ साथ याद करेंगे सब लोग। ठीक है, हम लोग एग्जांपल्स नहीं छोड़ेंगे, विल लर्न इट टुगेदर। देयर इज़ नो पॉइंट इन लिविंग आउट एग्जांपल्स। नाम रटना, आप अपने फ्रेंड्स के भी नाम रखते हो, आप अपनी क्लास के बच्चों के भी नाम रखते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं, इनके भी नाम रट लो। सबके नाम एक जैसे नहीं होते, सबके नाम इक्वली मतलब यू नो सिंपल भी नहीं होता है। विल स्टार्ट बाय क्लेमाइडोमोनास, CHLAY, क्लेमाई। Fucus, we have Volvox, we have Eleutheryx, we have Sargassum, Laminaria, we have kelp. Kelp is like one of the largest sea algae you can ever see. Okay, there are fun facts about this. Maybe you can Google them and let me know what did you learn. And what else we have? We have okay, kelp हो गया। हाँ, थोड़े बहुत मैं एक दो चीज़ें और बताऊँगी इसके बारे में, we will study about it, but पहले एग्जाम्पल्स याद करना ज़्यादा ज़रूरी है। Okay, so let's go to nostoc and एनाबीना। एनाबीना और नॉस्टॉक के बारे में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, एंड मे बी यू कैन लर्न अबाउट दिस बाय नोइंग अबाउट देम। तो नॉस्टॉक और एनाबीना जो होता है ना, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फिलामेंटस। ओके,
else do we have over here? Spirogyra. ये सबसे कॉमन काई देखी होगी आपने. कॉमन क्यों कह रही हूँ मैं? बिकॉज दिस इज द वन विच इज नोन एज वाटर सिल्क. एंड इस वाटर सिल्क के ऊपर ना PYQ था, तो रिमेंबर दिस. ठीक है. स्पायरोगायरा इज द मोस्ट कॉमन एल्गी दैट यू कैन सी एंड इट इज कॉल्ड एज वाटर सिल्क, क्योंकि इसके थ्रेड्स होते हैं. मतलब स्पायरोगायरा के प्रॉपर थ्रेड्स टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है. ओके. उसके अलावा वी कैन रिमेंबर वन मोर नेम दैट इज क्लोरेला. CHLORELLA, क्लोरेला. Okay, these all examples you must know. These are like must know, क्योंकि ये repeated examples हैं और PYQs में इनके ऊपर questions आ रखे हैं. वो तुमसे ये पूछता है कि characteristic क्या है और तुम्हें जवाब देना पड़ता है कि एल्गी कौन सा है, नाम क्या है एल्गी का. So this is how it works. Okay. Nice. Now to know a little bit more about this, तो हम लोग ना एल्गी का एक classification और देखते हैं. This is a little bit extra. Something that you can skip, but it would be really nice if you do not skip it, क्योंकि NCERT में ये चीज़ दी हुई है and we will go by NCERT's choice. So let's go with एल्गी के बारे में हमें देखना है इसका classification. एल्गी can also be classified into on the basis of pigments. ये इन एल्गी में कौन कौन से पिगमेंट्स मिलते हैं उसके बेसिस पे भी हम एल्गी को क्लासीफाई करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव green, we have brown, and we have red. इनकी साइंटिफिक टर्म्स मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड कि ये जो एल्गी की बात हो रही है इसका फर्दर क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट्स दे हैव प्रेजेंट. ग्रीन पिगमेंट के बारे में हमने बहुत सारी जगहों पे पढ़ा होगा दैट इट इज़ व्हाट्स द ग्रीन पिगमेंट गाइस, इट इज़ क्लोरोफिल. ठीक है. क्लोरोफिल A एंड क्लोरोफिल B जहाँ पे हमें देखने को मिलता है दैट मेक्स अ ग्रीन एल्गी. गुड. ब्राउन एल्गी के बारे में बात करते हैं. तो ब्राउन एल्गी में हमारे पास जो पिगमेंट होता है, ओके दिस विल नॉट बी विजिबल. ओके. ब्राउन एल्गी में हमारे पास होता है फ्यूकोक्सेंथिन जो इसको ब्राउन कलर देता है. इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल अगर अपने को देखना है तो दैट इज़ फ्यूकस. फ्यूकस इज ए ब्राउन एल्गी. और जो अपन ने ग्रीन एल्गी की बात की थी, ग्रीन एल्गी पे अपन क्या एग्जांपल्स लिख सकते हैं? वी कैन राइट अबाउट क्लेमाइडोमोनास. ओके. वी कैन राइट अबाउट क्लोरेला. ओके. वी कैन राइट अबाउट स्पायरोगायरा. ओके. एंड देन अबाउट रेड एल्गी इफ आई टेल कि इसमें कौन सा पिगमेंट होता है तो दैट इज आवर फाइकोएरिथ्रिन. आई वुड स्पेल इट PHYCO, फाइकोएरिथ्रिन. ठीक है. तो हम फाइकोएरिथ्रिन के बारे में अगर बात करें तो फाइको इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर एल्गी. ओके. हाँ, एक और चीज़ जो मुझे बतानी थी, तो फाइकोलॉजी जो टर्म होती है ना, Phycology is a term that is used for study of algae. Okay. And phycoerythrin, erythrin simply means red in Greek. Okay. So red algae is just the name of the pigment. Again, algae red or red algae. Greek में अपन इसको बोलेंगे. ठीक है. तो this is about algae guys and this is about our first lecture in this series. एंड आई होप कि हमें समझ में आएगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि ब्रायोफाइट्स, साइडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं. थोड़े बहुत PYQs देखेंगे आने वाली सीरीज़ में. अभी आई होप कि सेक्शन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, आपको ये समझ में आकर बायो के टर्म्स को ब्रेक करके कैसे पढ़ना है. तो दैट इज़ फ्रॉम माई साइड फॉर दिस लेक्चर एंड प्लीज़ साइन अप फॉर द नेक्स्ट वन. वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना पड़ेगा और चैनल को आगे थोड़ा सा प्रमोट करने में हेल्प करना. ट्राई
करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास हम रीच कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स बिल्ड हों, क्लियर हों। आगे के लिए बहुत कुछ प्लान कर रखा है। आई विल लेट यू नो शॉर्टली। सी यू गाइस।